नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार शर्मा आप सभी का लाइब्रेरी स्टडी चैनल में स्वागत करता हूं। आज अपना टॉपिक रहेगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। जैसा कि हम सबको विदित है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस भारतीय पुस्तकालय विज्ञान के जनक श्रीमान रंगानाथन जी के द्वारा दिया गया था। अब 5 लॉज का सबसे पहले सूत्रपात किया गया, जो कि किया गया 1924 में। सूत्रपात अर्थात सूत्रों का निर्माण। उसके बाद इसका होता है प्रतिपादन। प्रतिपादन होता है 1928। प्रतिपादन का मतलब है कि लोगों के सामने इसको कब लाया गया, इस कॉन्सेप्ट को, तो वो 1928 में। जगह स्थान का नाम मीनाक्षी कॉलेज, जो कि अन्नामलई नगर में स्थित है। 1928 में इसको लोगों के सामने लाया जाता है, इसके बारे में बताया जाता है और उसके बाद इस पर एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाता है, जो कि फर्स्ट एडिशन आता है इसका 1931। 1924 में सूत्रपात, 1928 में प्रतिपादन और 1931 में इसके ऊपर फर्स्ट एडिशन, इसके ऊपर किताब लिखी जाती है। और सेकेंड एडिशन आता है इसका 1957। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रथम एडिशन पुस्तक का 1931 और सेकेंड एडिशन आता है 1957। अब अपन इसके फर्स्ट जो एडिशन था उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट एडिशन अर्थात पुस्तक पहली 5 लॉज पे, उसके क्या क्या भाग थे और किन किन ने इनका निर्माण किया। तो सबसे पहले आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का निर्माण किया गया PS शिवास्वामी अय्यर के द्वारा। ये कौन थे? ये मद्रास से थे और ये एडवोकेट भी थे और BHU के चांसलर भी रहे हुए हैं, PS शिवास्वामी अय्यर। इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस प्रथम एडिशन का जो प्रस्तावना है वो तैयार किया था। प्रस्तावना के बाद आती है भूमिका। भूमिका तैयार की जाती है श्रीमान WCB शेयर्स के द्वारा। WCB शेयर्स कौन थे? तो ये लंदन में श्रीमान रंगानाथन जी के गुरु कह सकते हैं अपन। WCB शेयर्स, गुरु में भी रंगानाथन जी के कंफ्यूजन है, कहीं पे लिखा होगा AD रॉस और कहीं पे WB शेयर्स। तो यहाँ इंडिया में जब वो मैथमेटिक्स फील्ड में थे या इस फील्ड में जब आए लाइब्रेरी साइंस में, तब उनके गुरु थे एडवर्ड डी रॉस, AD रॉस कह सकते हैं। जब ये लंदन प्रशिक्षण के लिए जाते हैं तो उन्हें मार्गदर्शन का कार्य करते हैं श्रीमान WCB शेयर्स। तो वहाँ के गुरु इनको कहा जा सकता है, लंदन के WCB शेयर्स। इन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की भूमिका का निर्माण किया। अब इसके बाद प्रकाशक कौन कौन रहे? तो प्रकाशक के नाम पे 2 संस्थाएं कार्यरत थी। एक है माला, एक है सिरिल्स। माला यानी अपन जानते हैं मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसका प्रकाशन 1931 से, मतलब जब स्टार्टिंग में हुआ तो सबसे पहले मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन ने इसका प्रकाशन किया। 1931 से 2005, 1931 से 2005 तक तो माला करती है। उसके बाद 2006 से अभी तक इसका प्रकाशन कौन कर रही है? सिरिल्स। सिरिल्स क्या है? शारदा रंगानाथन एंडाउनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस। शारदा रंगानाथन एंडाउनमेंट फॉर लाइब्रेरी साइंस, जो कि इसका प्रकाशन कर रही है 2006 से अभी तक। और इसका ऑनलाइन संस्करण भी सर्वप्रथम 1 जनवरी 2006 को आता है, वो भी सिरिल्स के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। चलो, ये तो हो गई इसके बेसिक की बात। अब अपन चर्चा करते हैं 5 लॉज के ऊपर। ये कौन कौन से हैं, इनके निहितार्थ, इनमें अर्थ कौन कौन सा है। तो सबसे पहले अपन को जानना होगा कि ये रंगानाथन ने दिए हैं और ये रंगानाथन के दर्शन पे आधारित है। सबसे पहले, जैसा कि सबको अपन को याद रहता है, पुस्तकें उपयोगार्थ हैं, बुक्स आर फॉर यूज। सेकेंड है प्रत्येक
पाठक को उसकी पुस्तक मिले। और थर्ड है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। यहाँ पुस्तक पाठक में कंफ्यूजन रहता है। चौथा पहले देख लेते हैं अपन, पाठकों का समय बचे। और पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, वर्धनशील संस्था है। अब ये तो याद रहता ही है, सबसे इजी है, पुस्तक के उपयोगार्थ है, सबको याद रहता है। अब कंफ्यूजन की स्थिति यहां सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब पहले पुस्तक, पाठक, अंडा, मुर्गी, वो वाला सीन नहीं करना है, अपने को सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। सबसे पहला लॉ आधारित है, अपने को पता है पुस्तक के उपयोगार्थ है। अब अल्टरनेट चलना है अपने को, पुस्तक आ गया, उसके बाद पाठक आएगा, उसके बाद वापस पुस्तक आएगा और उसके बाद पाठक आएगा। अब कैसे? तो पहले पुस्तक से हो गया, पुस्तक के उपयोगार्थ है। दूसरा पाठक, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा वापस पुस्तक, मतलब प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। और इसके बाद आता है पाठक, अर्थात पाठकों का समय बचे। और पांचवा अपने को पता ही है, पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। संस्था यहाँ इंस्टीट्यूट नहीं है, यहाँ ऑर्गेनिज्म है। लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बायोलॉजी के जो रूल है ना, बच्चे की वृद्धि, उसके आधार पर इसकी तुलना की गई है। तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब इनको श्रीमान रंगानाथन जी ने पांचों सूत्रों को हाई कोर्ट की संज्ञा दी है। हाई कोर्ट बोला है श्रीमान रंगानाथन जी ने इन पांचों सूत्रों को। अब एक एक सूत्र को, उसके अंदर निहितार्थ क्या है, उसका अर्थ क्या है, या कौन से कथन इसकी पुष्टि करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, ये टॉपिक से हर बार क्वेश्चन भी आते हैं। और थोड़ा ऐसा लगता है अपने को कि ये हार्ड, मतलब दर्शन पे आधारित है, इसका मीनिंग, इसको समझना आवश्यक है। जितने सरल है उतने ही ये गहन है। सबसे पहला है अपने पुस्तक के उपयोगार्थ। अपन क्या होता है, इस टॉपिक के क्वेश्चन, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे कोई भी सेंटेंस है, वो अगर लाइब्रेरी को बेनिफिट, मतलब लाइब्रेरी को फायदा दे रहा है ना, तो वो उनका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पांचों सूत्रों से संबंध होगा। अपन क्या होता है, इसमें निहितार्थ वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, उस पर अपन अपना दिमाग ज़्यादा तेज चलाते हैं कि यार ये तो इसका भी रिलेटेड है, ये इसका भी रिलेटेड है। अपने को सही आंसर नहीं ढूंढना है, श्रेष्ठ आंसर ढूंढना है। मतलब जो आंसर उस कथन के लिए, उस क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट है, उसको अपने को राइट करना है। हालांकि कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए फर्स्ट लॉ भी रिस्पॉन्सिबल होगा, सेकंड लॉ भी होगा, लेकिन सबसे पहले श्रेष्ठ कौन सा है, उन दोनों में से कौन उस कथन को मतलब ज्यादा जस्टिफाइड करता है, उसको चुनना है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पुस्तक के उपयोगार्थ है, मतलब बुक्स आर फॉर यूज। अब अपन क्या है, हर जो लॉ है ना, उसका एक कीवर्ड बनाएंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन में आएगा, अपन ये, जैसे अपन मान लो आप सब्जेक्ट है ये आपका, अब जिस भी सेंटेंस में या जिस भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पुस्तकालय है, वो जस्टिफाइड करेगा फर्स्ट लॉ को। समझ पा रहे हैं आप? जैसे हर लॉ का है, जैसे सेकंड लॉ का प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो उसका सब्जेक्ट अपन बनाएंगे पाठक को। थर्ड है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, उसका सब्जेक्ट बनाएंगे अपन पुस्तक को। तो इससे क्या है, काफी हद तक अपन उत्तर के करीब पहुंच जाएंगे। अब इसका सब्जेक्ट है पुस्तक के उपयोगार्थ, का सब्जेक्ट है पुस्तकालय। कैसे है? पुस्तक के उपयोगार्थ, अपन पुस्तकों का उपयोग करने के लिए कहाँ जाएंगे? लाइब्रेरी जाएंगे ना, ऑब्वियसली। तो इसका सब्जेक्ट हो गया पुस्तकालय। अब इसके निहितार्थ पर चर्चा करते हैं। मतलब जिस भी सेंटेंस का सब्जेक्ट पुस्तकालय, जैसे पुस्तकालय की स्थिति, इसमें सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है? पुस्तकालय। तो पुस्तकालय की स्थिति कौन से लॉ के अंतर्गत आएगी? फर्स्ट लॉ के अंदर। पुस्तकालय का फर्नीचर किसके अंदर आएगा? फर्स्ट लॉ के अंदर।
ऐसे ही पुस्तकालय का समय, खुलने का टाइम कौन कौन सा है, वो किस लॉ पे आएगा, वो भी फर्स्ट लॉ पे आएगा। पुस्तक चयन, अब ये पुस्तक चयन आ गया जैसे, अब ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हर चीज, हर लॉ से रिलेटेड है। मतलब पुस्तक चयन क्यों करते हैं अपन, ताकि पुस्तकों का उपयोग हो, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। लेकिन अपन ध्यान देंगे, सबसे पहला फर्स्ट लॉ के अधीन भी आ रही है पुस्तकालय पुस्तक चयन, लेकिन इसको श्रेष्ठ रूप से कौन से लॉ के अधीन लिया जाएगा, वो लिया जाएगा प्रत्येक, मतलब पुस्तक का चयन। देखिए आप समझिए, पुस्तकों का चयन अपन करते हैं पाठकों के लिए, समझ पा रहे हैं, तो पाठक किसका सब्जेक्ट है, सेकंड लॉ का, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सेकंड लॉ के अंतर्गत आएगा। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। अब ये फर्स्ट लॉ के अंदर भी है, अब ऑप्शन उसमें दोनों होंगे, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ, तो अपने को श्रेष्ठ, तो ये स्टैंड करेगा सेकंड लॉ के लिए। अगर सेकंड लॉ ऑप्शन नहीं हो तो अपन फर्स्ट करेंगे, नो डाउट करेंगे, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट लॉ के बारे में अपन ये कह सकते हैं कि इसका सब्जेक्ट हो गया लाइब्रेरी। अब ये जिस चीज के लिए स्टैंड करेगा या जिसका सब्जेक्ट होगा वो इसको जस्टिफाइड करेगा। अब अपना अगला टॉपिक आता है सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या है, पहले पुस्तक आ गया, अब पाठक, फिर वापस पुस्तक, तो सेकंड लॉ पे आ गया पाठक। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, ये है सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ पुस्तक के उपयोग के लिए उपयोगार्थ है, सेकंड लॉ पाठक के ऊपर। मतलब अब इसके निहितार्थ के बारे में चर्चा करेंगे। इसका सब्जेक्ट अपन किसको बनाएंगे, पाठक। अब जिस भी सेंटेंस में सब्जेक्ट पाठक है वो किसके लॉ के अधीन स्टैंड करेगा, वो करेगा सेकंड लॉ के अधीन स्टैंड। तो जैसे एक चीज शब्द आता है दायित्व। अब दायित्व किसका, जैसे गवर्नमेंट का दायित्व लेते हैं अपन, सरकार का दायित्व क्या है, सरकार का दायित्व, सरकार के दायित्व के अंतर्गत आता है कि जो भी जैसे वित्त का प्रबंध है, पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना है, या पुस्तकालय सहयोग के लिए जो कार्य होंगे वो क्या कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगी, ऑब्वियसली बात है। अब ये पाठक को प्रत्यक्ष रूप से फायदा पहुंचा रही है। अगर अधिनियम लागू हो रहे तो पाठकों को फायदा होगा, आसानी से लाइब्रेरी में किताबें आएंगी जिससे वो एक्सेस करने में आसानी होगी। तो सरकार का दायित्व कौन से लॉ के अधीन, सारे दायित्व, सरकार के बाद अपने आ गया कर्मचारियों का दायित्व। कर्मचारियों से पहले अपन चर्चा कर लेते हैं संस्था का दायित्व। अब संस्था का दायित्व क्या है कि वो अच्छी पुस्तकों का चयन करे, अच्छे कर्मचारियों का चयन करे, तो ये भी दोनों स्टैंड करेंगे सेकंड लॉ के लिए। थर्ड आता है कर्मचारियों का, कर्मचारियों का दायित्व। कर्मचारियों का दायित्व क्या है कि वो अच्छी सुविधा प्रदान करे पाठकों को, तो ये भी दायित्व किसके अंतर्गत आएगा, सेकंड लॉ के अंतर्गत। फोर आता है पाठकों का दायित्व। पाठकों का दायित्व भी यही होता है कि वो पुस्तकालय का उपयोग सही करें। तो ये जितने भी दायित्व है, चारों दायित्व, वो किसके अंतर्गत आएंगे, सेकंड लॉ के अंतर्गत। चलो ये तो कॉमन सी बात हो गई। अब समस्या आती है, एक शब्द आता है अपूपा, अपूपा पैटर्न। अब ये जो अपूपा है वो बड़ा खतरनाक है, ऐसा अपन ने इसको बना रखा है। अब ये अपूपा क्या है, अपूपा पैटर्न दिया गया श्रीमान रंगानाथन जी द्वारा। सियाली रामामृत रंगानाथन जी ने अपूपा पैटर्न दिया। अब ये अपूपा पैटर्न है क्या, अपूपा पैटर्न डेप्थ क्लासिफिकेशन, गहन वर्गीकरण पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है। अब गहन पद्धति में इसका उपयोग किया जाता है, या इसका सब्जेक्ट मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है इसको लाने के लिए, या इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसका गहन वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये क्या पैटर्न है, किस पर आधारित है, तो ये पाठकों को मतलब मूल रूप से विषय मानकर पाठक जो जिस सब्जेक्ट को मानते हैं उसके आधार पर वर्गीकरण करना, शेल्फ के अंदर किताबों को अरेंज करना अपूपा पैटर्न है। मतलब द वे पीपल थिंक, मतलब जो पाठक जो सोच रहे हैं सब्जेक्ट को,
उसको आधार मानकर उसके रिलेटेड पुस्तकें उसके इधर उधर उसके आसपास रखना। जैसे कि यहाँ यू जो स्टैंड करता है अम्ब्रल, यू है अम्ब्रल, पी है पिनम्ब्रल और ए है अलाई। एलियन भी बोल सकता है, एलियन होता है वैसे सही तो अम्ब्रल और यहां भी वापस वो पिनम्ब्रल एंड एलियन। तो अम्ब्रल है ये क्या है, ये है पाठक का सब्जेक्ट, मतलब पाठक किस चीज को लेने के लिए, कौन सी पुस्तक या कौन से सब्जेक्ट को लेने के लिए लाइब्रेरी में आया है। तो अम्ब्रल हो गया पाठकों का सब्जेक्ट, पिनम्ब्रल है उससे रिलेटेड रखने, उससे निकटवर्ती संबंध रखने वाला सब्जेक्ट कौन सा है, पिनम्ब्रल। और उसके बाजू वाला संबंध मतलब जो उसके पास में रखा जाएगा वो है एलियन, मतलब विदेशी बोल दो आप, एलियन का जैसे सीधा सा मीनिंग होता है। तो ये जो सूत्र है वो किसके लिए या किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो है पाठकों के ऊपर, मतलब पाठक कैसे सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं और उनके अनुसार कौन सा सब्जेक्ट उनके रिलेटेड रखा जाएगा। तो अब ये किसके लिए स्टैंड करेगा, जैसा कि मैंने आपको एग्जाम परिभाषा में बताया कि पाठक के विषय सोचने के आधार पर पैटर्न तैयार किया जाता है। वो कौन सा पैटर्न है, अपूपा पैटर्न। तो इस परिभाषा से सीधा अपन हल निकाल सकते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है सर जी, तो पाठक है। अब पाठक किसके लिए स्टैंड करते हैं, वो है सेकंड लॉ के लिए। तो अपूपा किसके अंतर्गत आएगा, सेकंड लॉ के लिए। अब ऐसे के ऐसे एक और कंफ्यूजन है, एक आता है कि अंधों तक किताबें पहुंचाना। अब इसमें थोड़ा क्या है, समझने वाली चीज है, रटने वाली चीज नहीं है, रटोगे तो आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। अंधों तक, निरक्षरों तक किताबें पहुंचाना, सीधा सा सब कुछ छोड़ दीजिए, अपने वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। अंधों तक अंधों तक पुस्तकें पहुंचाना। अंधे क्या है, पाठक है, मतलब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो गया, अंधे। अंधे क्या है, पाठक। पाठक कौन से सब्जेक्ट के लिए स्टैंड करता है, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले सेकंड लॉ के लिए। अब ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। अपन क्या है, थोड़ा अपना भी दर्शन लगाते हैं, अपन इसको रिलेटेड करते हैं विस्तार सेवा से, कि ये तो विस्तार सेवा हो गई, पाठकों तक पुस्तक पहुंचाना। अब विस्तार सेवा की आप परिभाषा पढ़िए, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। विस्तार सेवा का उद्देश्य है कि पुस्तकालय को समाज का एक विशेष अंग या अभिन्न अंग बनाना, ये विस्तार सेवा का उद्देश्य है। मतलब विस्तार सेवा इसीलिए की जाती है कि अपन समाज में लाइब्रेरी को स्टेब्लिश कर सके, लाइब्रेरी को मतलब लोगों को लाइब्रेरी के बारे में बता सके। तो इसका ये थर्ड लॉ के लिए स्टैंड करता है, वो कैसे करता है वो आगे चर्चा करेंगे। यहां जो सीधा सा है, अंधों तक पुस्तकें पहुंचाना और निरक्षरों तक पुस्तकें पहुंचाना, कौन से लॉ के अंतर्गत आएगा, तो सीधा सा बिना सोचे करना है अपने को, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलेगी, क्योंकि सब्जेक्ट इसका पाठक है, तो ये सेकंड लॉ के अधीन कार्य करेगा। अब अगले वीडियो में अपन चर्चा करेंगे थर्ड, फोर्थ और फाइव्थ लॉ की, तथा उसके बाद इनके ऊपर जो विवेचनाएं की गई है, इनके ऊपर जो कमेंट्स किए गए या कुछ और ऐड चीज़ें की गई है, तो उनके ऊपर अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और अब अपना एक बेसिक चीज़ जैसे मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे अभी अपना चैनल इतना ग्रो नहीं हुआ है, फिर भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर नोट्स नोट्स नोट्स, तो उनका भी प्रबंध है, मतलब पड़े हैं नोट्स। अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली गई है ग्रुप की, आप वहाँ आइए, आप संपर्क कीजिए, हो सकता है जितनी हम आपकी सहायता करेंगे। और टॉपिक्स तो हम करवा ही रहे हैं। धन्यवाद।